नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको आर्यों का आना इस विषय पर बताऊंगी, जो कि आपके भारत की खोज पाठ का एक अंग है। भारत में आर्यों का आना किस प्रकार हुआ था या भारत में आर्यों के आगमन से क्या परिवर्तन आया था। ऐसा माना जाता है कि हम आर्य जाति के हमारी जो मूल है, जो जड़ है, वो आर्य जातियों से ही है। मतलब आर्य ही हमारे पूर्वज रहे हैं। ये कहाँ से आए, कब आए, क्यों आए, ये सारी चीज़ें जाननी हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा मानते हैं कि संभव है इनकी संस्कृति भी हमारी संस्कृति या इसी देश की संस्कृति हो। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी जड़ें जो हैं दक्षिण भारत से आई हुई हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान से आई हुई हैं। बहुत सारे विवाद हैं और बहुत सारे जो है विचारधारा में मतभेद है लोगों के। लेकिन आर्यों के आने का जो इसमें जो भारत की खोज में वर्णन किया गया, उस पर हम जिक्र करते हैं। इसका कारण ये है कि आर्यों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच बहुत सारी समानताएं दिखती हैं, तो इसलिए इस आधार पर कहा जाता है कि आर्य और द्रविड़ एक। द्रविड़ में मतलब दक्षिण में रहने वाले जो द्रविड़ हैं और आर्य हैं, उनकी मेल जोल, बातचीत, समानता या उनकी सभ्यता संस्कृति एक जैसी मिलती है। और जो माना जाता है कि मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पूर्व भारत में आए रहे हैं, मतलब कई हजार वर्ष पूर्व। बहुत प्राचीन जातियां हैं और ये तो बाद में हम लोगों के कई वर्गों में बढ़ जाने की वजह से आर्य जातियों का जो एक मूल आधार था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और हम जो है इसकी जो मूल तत्व थे उसके बारे में हम जान नहीं पाते हैं। आर्य मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पूर्व भारत आए होंगे और व्यावहारिक दृष्टि से हम उसे भारत के निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होने के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इसका अंत अचानक किसी दुर्घटना के कारण हो गया होगा। ऐसा मानते हैं जैसे कुछ प्रलय, जैसे कुछ इस प्रकार के अलौकिक जो है घटना घटी होगी, या इस तरह की कोई जैसे बाढ़ आ गई या जैसे बहुत सारे रेत के तूफान आ गए, इससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त होती तब तो। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं होता। सिंधु नदी में बाढ़ बहुत भयंकर आती थी और ये अपने साथ गांवों और शहरों को भी बहा कर ले जाती है। जैसे आप देखते हैं बाढ़ आती है, जब भयंकर बाढ़ आती है तो बहुत विनाश कर देती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही स्थिति है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मौसम का परिवर्तन हुआ हो और ज़मीन सूख कर रेत बन गई हो, और ये स्थिति हुई हो जैसे आप उसमें भूगोल में पढ़ते भी हो कि जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, और जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ पानी हो जाता है। मतलब प्रकृति का परिवर्तन चक्र चलता रहता है। मोहनजोदड़ो के खंडहर भी अपने आप में इस बात के प्रमाण है। बालू की तह पर तह जम जाने से क्या हुआ कि शहर की ज़मीन जो है उठती गई होगी, मतलब जमती गई होगी नीचे तह पर तह बालू के कारण, और तह जमने से शहर की ज़मीन उठती गई और नगरवासियों को पुरानी नींवों और मकानों के बारे में पता नहीं चल पाता। अब जैसे मान लो कोई चीज़ हमारे घर ऊंचाई पे है, और तो धीरे धीरे क्या होता है, जो नीचे वाले क्षेत्र होते हैं वो धीरे धीरे पटते और भरते चले जाते हैं, फिर वो दब जाते हैं नीचे, तो उनमें क्या था ये पता नहीं लग पाता है। तो संभावना यही बताई जाती है कि जब बालू की तह जमने से शहर की ज़मीन उठती गई तो नगरवासियों ने क्या किया, पुरानी नींवों पर ऊंचे मकान बना लिए। ऐसे खुदाई में निकले 2-3 मंजिल मकानों से ज्ञात होता है, मतलब 2-3 मंजिल मकान के बाद ऊपर मकान बने थे जो नीचे रेत में दब गए थे, और ऊपर फिर मकान बने थे। खुदाई में ये सारी चीज़ें पता चली थी। या ये भी कल्पना की जाती है कि उस समय के साथ उनकी दीवारें ऊंची की जाती रही हैं। और हमें यह भी पता है कि पुराने समय का समृद्ध और उपजाऊ जो सिंध क्षेत्र था वो मध्य युग के बाद रेगिस्तान बन गया था। ऐसी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। असंभव है कि मौसम में आए इन परिवर्तनों के कारण वहाँ के रहने वाले का जनजीवन भी प्रभावित हुआ होगा। बिल्कुल अवश्य हुआ होगा, क्योंकि जब मौसम परिवर्तन होता है तो जनजीवन प्रभावित होता है। परंतु इसका प्रभाव जो है नगरीय सभ्यता के छोटे भाग पर ही पड़ा हो, मतलब एक सीमित क्षेत्र पर ही पड़ा हो।
वह रेत जिसने इन शहरों को ढक लिया, उसी रेत ने इन्हें सुरक्षित भी रखा। मतलब रेत से दबने के कारण ही ये जो अवशेष थे वो सुरक्षित बचे थे। अगर रेत ना रही होती तो क्या होता है, अगर पानी होता तो सब खराब हो गया होता, गल गया होता, धीरे धीरे सालों साल में वो नष्ट हो जाता। जैसे कि आप देखते हैं कि द्वारिकापुरी के अवशेष बताते हैं कि समुद्र में हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्योंकि जल में है, धीरे धीरे वो नष्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण भी इसी तरह धीरे धीरे नष्ट होते गए। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता में क्या किया गया है, धीरे धीरे लोगों ने खेती पर ध्यान दिया, खेती करना शुरू किया। तो खेती से क्या भिन्न भिन्न प्रकार के उनके अनाज उत्पन्न होने लगे और खान पान की व्यवस्था बदलने लगी। खेती कार्य पर ध्यान देने वाले ऐसा माना जाता है कि आर्य ही थे, उन्होंने ही खेती पर विशेष जोर दिया था। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी के 1000 वर्ष बाद आर्यों का आगमन हुआ था। पश्चिमोत्तर दिशा से कबीले और जातियां प्रायः आती रही हैं, पश्चिम उत्तर दिशा की तरफ भारत में, और ये भारत में आती रही और मिलती रही, यहाँ मतलब जुड़ती गई और यहाँ के जनजीवन में वो अपने को ढालती गई। इस तरह से द्रविड़ जाति के लोगों से आर्यों का सांस्कृतिक समन्वय हुआ। तो द्रविड़ जाति जो द्रविड़ में लोग रह रहे थे और जो आर्य आए, कि दोनों मिल करके अब रहने लगे। समन्वय होना में तालमेल हो जाना, तो एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। और फिर इससे क्या हुआ, बुनियादी विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, और जो भी जातियाँ यहाँ आई वह घुल मिल कर एकजुट हो गई और यहाँ निवास करने लगी। तो ये बच्चों हैं।